स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद एचडी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, अक्षारक और लवण। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला टॉपिक्स है अम्ल और अक्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक सीधी सी छोटी सी बात समझनी होगी, और ये बिल्कुल आसान है। से कि एक बॉयज़ हैं, अपने दोनों हाथों में एप्पल लिए हुए हैं। अब एक का कलर ग्रीन है, दूसरे का रेड है। तो वैसे तो हम देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ग्रीन वाला थोड़ा कम मीठा होगा एज़ कम्पेयर टू रेड वाले से, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक हम इसके बारे में बता भी नहीं सकते। तो इस बॉयज़ ने दोनों को बारी बारी से खा के देखा, और खाने के बाद इसने पता लगाया कि जो पहले वाला एप्पल है और जो दूसरे वाला एप्पल है, इनमें से जो पहला है वो कम मीठा है और जो दूसरा है वो अधिक मीठा है। अब दोनों में जो एक प्रॉपर्टी है मिठास, वो मिठास किसकी वजह से आई? शुगर की मात्रा है ना। शुगर की मात्रा है तो उसके अंदर मिठास है। अगर शुगर की मात्रा नहीं होती तो मिठास भी नहीं होती। अब बात है कि दोनों के अंदर शुगर की मात्रा है, एप्पल नंबर फर्स्ट में भी, एप्पल नंबर सेकंड में भी, लेकिन फिर भी इनकी जो मिठास है वो अलग अलग है। और मिठास होती है शुगर की मात्रा की वजह से, यानी शुगर की मात्रा भी किसी में कम है और किसी में अधिक है। जिसमें शुगर की मात्रा कम वो कम मीठा, शुगर की मात्रा अधिक वो अधिक मीठा। यानी अगर कहीं पे मिठास की बात है कि कोई चीज़ मीठी है या कम मीठी है या अधिक मीठी है, तो उसके लिए हमें जानने की ज़रूरत होगी कि उसके अंदर शुगर की मात्रा कितनी है। शुगर की मात्रा कम है तो कम मीठा, अधिक है तो अधिक मीठा। अगर आप लोग ये अच्छे से समझ गए तो जो हमारे ये टॉपिक्स हैं कि जो अम्ल और अक्षारक हैं ये कितने प्रबल होते हैं, बिल्कुल इजी अब आपके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसको। अब सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करते हैं। तो उस बॉयज़ के हाथ में 2 एप्पल थे। ऐसे ही हम 2 अम्ल की बात करते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा है एसिटिक अम्ल। अब जब अम्ल बोल रही हैं इनको, तो अम्ल के लिए ज़रूरी है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगर अम्ल है तो उनके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, चाहे वो कम हो या अधिक हो, डज नॉट मैटर, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जरूर होगी अगर हम अम्ल कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अब या तो अधिक होगी या फिर कम होगी। अब दोनों को समझने के लिए, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस रखने के लिए इनका नाम भी अलग अलग रख दिया कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो उनको प्रबल अम्ल कह देते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है उनको दुर्बल अम्ल कह देते हैं। तो अब ये बात आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम क्षारक की। जैसे अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता थी, तो क्षारक के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है। तो क्षारक के कोई भी 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। पहला है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों में देखते हैं क्या होना ज़रूरी है। यस, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अब एक में कम होगी, दूसरे में अधिक होगी। तो ये जांच से पता किया है। अभी आप लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे पता लगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें ये पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा है। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा है। जिस 2 को हम कंपेयर कर रही हैं, जिन 2
क्षारक की तुलना कर रहे हैं, उन दो में से जिसके अंदर ज़्यादा है वो प्रबल। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये आयन कम है। तो अधिक वालों को बोलोगे प्रबल क्षारक और कम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता वालों को बोलोगे दुर्बल क्षारक। तो अब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक या प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल को आप बता सकते हो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के आधार पे। देखिए, अब जैसे हम अम्ल की ही बात करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है या फिर कम है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने अधिक बोला था और एसिटिक अम्ल में कम बोला था। तो अगर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें पता करना है तो उसके लिए एक छोटा सा स्केल बनाया गया है जिसका नाम है पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है, ये जो स्मॉल पी और कैपिटल एच पीएच है, इसका मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अब हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, और ये जो पीएच स्केल है इसकी जो वैल्यूज़ होती है 0 से 14 तक होती है। यानी अगर किसी भी विलयन का पीएच है तो 0 से 14 तक होगा। यानी सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता दर्शाती है। यानी पीएच से ही हमें ये पता लगेगा दिया गया विलयन अम्ल है या क्षारक है। आप ये भी कह सकते हो कि अम्ल या क्षारक की शक्ति विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पे ही निर्भर करती है। अब देखिए, आपके सामने जो ये एक स्केल दिया हुआ है इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। अब इस पीएच स्केल के अंदर आपको बताया कि 0 से 14 तक की संख्या हो सकती है, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि ये अम्ल है, कि इतनी पीएच वाला अम्ल है और इतनी पीएच वाला क्षारक है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि ना वो अम्ल है और ना ही क्षारक है, हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं कि ये 5 से छोटी है भाई, ये 5 से बड़ी है, लेकिन कोई संख्या 5 के बराबर भी तो हो सकती है ना। कोई वैल्यू है, या x की वैल्यू है, x की वैल्यू लेस देन 5 है, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, या x की वैल्यू इक्वल टू 5 है। यानी x 5 से छोटा है या x 5 से बड़ा है या फिर x 5 के बराबर है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे चेक करने के लिए एक स्केल है ये, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एक पहले हम इनको पेयर बना लेते हैं समझने के लिए। वैसे बनाए नहीं है किसी ने भी, पर मैं अपनी तरफ से आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे याद रखें। अब देखिए, 0 से 14 तक की हमने काउंटिंग कर ली, 0 से 14 तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दी एक लाइन के ऊपर। 0 ने 14 के साथ पेयर बना लिया, 1 ने 13 के साथ, ये कोई गेम्स खेल रहे ही होंगे, तो 2 की जोड़ी बनी 12 के साथ और 3 चल दिया 11 के साथ, 4 को मिला 10 और 5 ने छांट लिया 9 को और 6 ले गया 8 को अपने साथ खेलने के लिए। लेकिन बेचारा बचा 7 अकेला। जब अकेला है तो बेचारा उदास होगा और उदास होके बैठ गया, यानी उदासीन हो गया। अब ये जो हमने बनाए थे ये पीएच बनाए थे, यानी पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो उसको हम उदासीन बोलेंगे क्योंकि ये उदास होके बैठ गया, उदासीन। ठीक, अब देखिए, अब ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, 7 अकेला रह गया था ना, इसलिए उदास हुआ और उदास होके बैठ गया ये बेचारा, कहाँ जाता, इसलिए हम इसको उदासीन नाम दे दिया। अब अगर हिंदी वर्णमाला में बात करें, ये उदासीन है। ठीक, वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, ऐसे। ठीक है, और हमने जो ये पीएच है किसके लिए पढ़ रहे हैं हम इसको, कि कोई अम्ल है या क्षारक है। तो ऐसे अम्ल होता है अक्षय। अब अक्षय देखो कहाँ से आएगा, ऊ के बाद ही आएगा, यस, तो यहाँ पे आएगा। अब ये जो उदासीन है आया है 7 पे, तो ए कहाँ पे है, 7 से पहले इस तरफ है ना ये, तो यानी जो ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 होंगे, ये पीएच वो सारी की सारी
अम्ल होगी। देखिए ऊ के बाद आता है क्षय, यानी 7 के बाद। 7 के बाद क्या आते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये यानी ये सारे जो पीएच अगर किसी विलयन की है तो वो क्या होगी? क्षारक होगी। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर पीएच लेस देन 7 है, क्योंकि जो अम्ल है उसे पहले आ रहा है, यानी वो उदासीन 7 है तो 7 से पहले 0 से 6 तक ये सारे के सारे अम्ल होंगे। तो दूसरा क्या बचा? क्षारक। तो pH ग्रेटर देन 7 है तो उन विलयन की प्रवृत्ति क्षारकीय होगी। अब ये डायग्राम देखिए, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि अगर pH 7 है तो उदासीन है, और अगर 7 से कम है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो अम्ल है। और अम्ल भी कैसा? यानी अगर pH कम होती जा रही है तो वो अम्लीय प्रकृति उसकी बढ़ेगी, यानी pH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी प्रकृति उतनी ही ज़्यादा अम्लीय होगी। और इस तरफ 7 से जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी क्षारकीय प्रकृति बढ़ेगी। क्षारकीय प्रकृति देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज़्यादा है। हाइड्रोजन की है, पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया था कि दोनों होते हैं, चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, आयन दोनों होते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक तो हम उसको क्षारक कह देते हैं। तो अब यहाँ से ये बता सकते हो कि जैसे आपके साथ आपके पास 2 अम्ल है, एक की pH 2 है, एक की pH 4 है। अब देखिए यहाँ से उस तरफ जितनी दूर जाते जाएंगे अम्लीय प्रकृति उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही 7 है, ये 7 से जितनी दूर यहाँ जाएंगे इस तरफ देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड जितना दूर जाओगे क्षारकीय प्रकृति उतनी बढ़ती जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जितना दूर जाओगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये याद रखना आप। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास हम प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है pH के बेस पे बता सकते हैं, और pH भी 0 से 14 है। हाँ, अगर pH 7 है तो उदासीन है, pH 7 से कम है तो अम्ल होंगे, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक होंगे। लेकिन वो pH की वैल्यू भी तो कहीं से पता करनी पड़ेगी, है ना? तो वो pH की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो इसके लिए चलते हैं आगे। देखिए हमारे पास है सार्वत्रिक सूचक। यह सार्वत्रिक सूचक बताएगा हमें pH की वैल्यू। है क्या ये सार्वत्रिक सूचक? ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अनेक सूचकों का एक मिश्रण है। सूचक क्या होते हैं? सूचना देने वाले, यानी बहुत सारे सूचक मिलके एक सार्वत्रिक सूचक बनाते हैं। अब ये सार्वत्रिक सूचक कैसे बताएगा हमें pH के बारे में? बिल्कुल बताएगा। हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी ये जो सार्वत्रिक सूचक है ये एक जैसे लिटमस पेपर अगर आपको याद हो तो उसके जैसा ही होता है। ठीक है, तो वो जैसे ही उस विलयन के अंदर हम डिप करते हैं, वो डिप करते ही वो अलग अलग रंग आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर कम है तो उसके लिए अलग रंग होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो उसके लिए अलग होगा, कम है तो अलग होगा। देखिए इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बेस पे है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल ज़्यादा है तो जैसे ही उस पेपर को, सार्वत्रिक सूचक को हम विलयन में डुबोएंगे तो इस कलर, ऐसा कलर आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन है ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कम है, तो वो ऐसा कलर आएगा। तो यानी अलग अलग कलर के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि उसकी pH कितनी है। हमने जैसे ही उस सार्वत्रिक सूचक को विलयन के अंदर के डुबोया और उसका कलर ऐसा आ गया तो हमें पता लगेगा कि उसकी pH कितनी है। 5 अगर ऐसा है तो 5.4, तो 5.4 हमें पता लग गई उसकी pH। अब 5.4 है तो लेस देन 7 है, 7 से कम है तो ये कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय होगी। यानी सार्वत्रिक सूचक हमें pH के बारे में बताता है, pH हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक है, क्या पौधे और पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? जो हमारा शरीर है वो 7 से लेकर के 7.8
अगर इस रेंज के बीच में है पीएच तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करेगा। अगर 7 से कम पीएच हो गई और 7.8 से ज़्यादा हो गई तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जो एंजाइम हमारे एक्टिव होते हैं, पाचक एंजाइम, आप लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, तो वो सही तरीके से भोजन को पचा नहीं पाएंगे। यानी ना तो अधिक अम्लीय हो और ना ही अधिक क्षारकीय हो, तब जाके हमारा शरीर सही रहता है। और भी हैं, जैसे वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? चलो अम्लीय वर्षा के बारे में बताते हैं हम आपको। अम्लीय वर्षा है क्या, कब होती है अम्लीय वर्षा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आसपास आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हमारे यातायात के जो साधन होते हैं जिनसे धुआं उड़ता है, ठीक, चाहे वो ऊपर उड़ने वाले ही क्यों ना हो, जिनसे भी अगर धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित तो करते ही हैं, साथ में इनके धुएं के अंदर जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये भी निकलते हैं। और हमारे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहले से मौजूद हैं। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बना लेते हैं। जो सल्फर के ऑक्साइड हैं वो बना लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। और जब कभी बारिश, देखिए ये जो ऑक्साइड्स हैं ये ऊपर ही जाते हैं एयर के साथ, मतलब ये हल्के हैं, गैसेस हैं ये, तो गैसेस हमेशा ऊपर उठेंगे, ये ऊपर चले जाते हैं। और जो वाटर वेपर्स हैं वो भी ऊपर ही हैं, तो उनसे अभिक्रिया करके वो ऊपर ही अम्ल बना लेते हैं। और बाई चांस ऐसा हो कि अम्ल भी बना और ऊपर से फिर बारिश भी आ रही है, तो वो जो बारिश के साथ मिल जाएगा अम्ल, यानी वर्षा और अम्ल, तो हम उसको क्या बोल देंगे, अम्लीय वर्षा। तो अम्ल उस वर्षा के साथ फिर नीचे गिरता है, तो उस वर्षा को एक नाम दे दिया गया अम्लीय वर्षा। और जब अम्लीय वर्षा ये नीचे पृथ्वी पे गिरती है तो जहाँ जहाँ भी ये गिरेगी वहाँ वहाँ तबाही मचाएगी। अगर पेड़ पौधे के ऊपर गिरेगी, कि ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह पे वो बारिश होगी। ये तो हम आज भी देखते हैं कि अगर एक छोटा सा गांव है तो एक छोटे से गांव के एक कोने में तो बारिश हो जाती है पर दूसरे कोने में बारिश नहीं होती। अब उस कोने के अंदर क्या है, अगर वहाँ पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी तबाह हो जाएंगे। अगर वहाँ पे सिर्फ जानवर हैं या पशु पक्षी हैं या फिर इंसान है तो उनको भी हानि पहुँचाएगी। या फिर सिर्फ वहाँ पे तालाब है, कोई नहर है या समुद्र है, कोई ऐसी जगह पे गिर गई तो उस पानी के अंदर रहने वाले जीवों के लिए भी वो खतरनाक है, क्योंकि उस पानी का जो पीएच है उस अम्लीय वर्षा की वजह से बिल्कुल कम हो जाएगा और जो उसमें रहने वाले जीव हैं वो उस पीएच में जीवित नहीं रह सकते। जैसे फसल खेतों में आ गई तो मिट्टी के लिए भी पीएच एक रेंज की आवश्यकता है कि ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, तो पेड़ पौधों भी फिर सही तरीके से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं उग पाएंगे वो। और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें के ऊपर गिर गई, चलो कुछ नहीं था, ना पशु पक्षी थे, ना जीव जंतु था, ना पानी था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पे गिर गई, चाहे वो बिल्डिंग्स कैसी भी हो, किसी भी धातु की बनी हो या फिर कोई से भी पत्थर की बनी हो, तो उनको भी ये अम्लीय वर्षा नष्ट कर देती है, तहस नहस कर देती है। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा में मुख्यतः कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गए, दो ही अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब पीएच का हमारे पाचन तंत्र में क्या महत्व है। पाचन तंत्र मतलब जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो वहाँ पे पीएच क्या काम करता है। ये आमाशय है, कहते हैं जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले इस आमाशय के अंदर 4-5 घंटे तक खाना आमाशय के अंदर रेस्ट करता है, यानी जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं आमाशय के अंदर होता है। और आमाशय में जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है
यानी इस डायग्राम में ऑरेंज कलर का है, अंदर की बात नहीं है कि अंदर भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सेपरेट दिखाने के लिए इसलिए कलरफुल दिखाया गया है ये। तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर ये पहले से है, अंदर ही उत्पन्न होता है। लेकिन कई बार होता है कि ये जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है भोजन को पचाने के लिए, भोजन पचाने में सहायता करता है ना ये, तो जितनी आवश्यकता है अगर उतना है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई बार ये हमारी गलतियों की वजह से ही हम खाने पीने में ऐसा कुछ खा लेते हैं कि इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ये पेट में जलन या दर्द महसूस होता है। हमारी कैसे बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। जैसे देखिए शादियों का सीज़न आ जाता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टालें दिखाई देती है, और स्टालें देख के आप लोग खुश भी हो जाते हो। जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, आप सबसे पहले दिखा रसगुल्ला, बगल में ही रखा था दही बल्ला, चाउमीन लगी बड़ी तीखी, चट से उठाई टिकी, बट प्लेट में ज़्यादा देर न टिकी, डोसा और पकोड़ा, लास्ट में अपने फेवरेट गोलगप्पे खाकर फिर वहाँ से दौड़ा। अब आमाशय की हालत बिगड़ गई थी क्योंकि HCl की मात्रा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हो गया दर्द। तब आपने डॉक्टर की ली मदद, डॉक्टर ने इनो रूपी दी दवाई, तब जाके आपके चेहरे पर वो खुशी लौट पाई। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों ने देखा कि खाने पीने की वजह से जो ये चीज़ें शादी पार्टियों में हम खा लेते हैं, इसकी वजह से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में बढ़ जाती है, और पेट में हल्का सा दर्द जलन महसूस होते ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कोई भी इनो वगैरह दे देता है तो जलन में राहत मिल जाती है। यानी ऐसा क्या था उस इनो के अंदर? देखिए, जैसे ही HCl की मात्रा आपके पेट में ज़्यादा हुई, उसकी वजह से जलन हुआ, उसको बोलते हैं एसिडिटी। एसिड, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एसिड की मात्रा जब हमारे आमाशय में बढ़ गई तो उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम दिया गया है एसिडिटी। एसिडिटी जो बीमारी है किसकी वजह से हुई? अम्ल, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई ना, तो अम्ल को ख़त्म करना है, उदासीन करना है, निष्क्रिय करना है, तो कौन करेगा? क्षारक करेगा। और क्षारक में भी कौन सा? दुर्बल से काम चल जाएगा, दुर्बल क्षारक। तो फिर यानी डॉक्टर ने जो इनो दी थी वो एंटाइसिड की तरह काम कर गई। एंटाइसिड यानी एसिड का उल्टा, एंट। तो एंटाइसिड के कुछ एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं। बेकिंग पाउडर, ये एंटाइसिड के एग्जांपल हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अपच हो जाए या फिर एसिडिटी हो जाए तो उसका उपचार करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करोगे? तो एंटाइसिड का उपयोग करोगे। ठीक। नेक्स्ट है पीएच, मिट्टी की पीएच। शरीर है हमारा शरीर के अंदर अगर अम्ल बढ़ गया यानी पीएच कम हो गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई ना। तो वैसे ही मिट्टी के साथ भी है। तो इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो किसान हैं, ए और बी। दोनों ने क्या किया, इकट्ठी खेत की जुताई की और एक ही दुकान से वो बीज लेके आए, एक ही क्वालिटी का, एक ही मात्रा का, उनको बुआई कर दी। बुआई करने के बाद एक ही प्रकार से सिंचाई की, मतलब कि सेम, कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन जब लास्ट में फसल आई तो ए की फसल बिल्कुल कम और बी की फसल बिल्कुल लहलहाती हुई, अच्छी तरीके से हुई। तो दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों के बीज सेम थे, दोनों ने बुआई भी एक तरीके से की और सिंचाई भी एक जैसी की। मतलब कि जो जो बी डालता गया ए बी वही उसी को फॉलो करता गया। लेकिन लास्ट में फिर जो रिजल्ट निकला वो दोनों का डिफरेंट था, सेम नहीं था। रिजल्ट से पहले सब कुछ सेम था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब इसका पता तो आगे लगेगा। लेकिन जब ए की फसल इतनी कम हुई है और बी की इतनी अच्छी हुई है तो सीधी सी बात है, ए काफ़ी दुखी होगा और बी काफ़ी खुश होगा। तो जब ए दुख हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई।
तो डॉक्टर ने उनकी बात सुन के बोला कि चलो चलते हैं, तेरे खेत में चलते हैं और तेरे खेत की मिट्टी की जांच करते हैं। और मिट्टी की जांच की उन्होंने। कैसे ली? वहाँ खेत से मिट्टी उठाई और एक बीकर के अंदर घोल ली, घोल के उसको फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करते ही उन्होंने वही देखिए जो सार्वत्रिक सूचक था वो सार्वत्रिक सूचक ले आया, उस पानी में जिसमें मिट्टी घोली हुई थी उसमें डुबोया और उसका रंग बदल गया। और रंग को फिर उसने वो जो एक कलर रेंज दी हुई थी ना कि अगर इतने ये कलर है तो ये पीएच है, उसके साथ मैच किया और 8 के साथ मैच कर गई। यानी उसकी मिट्टी की पीएच थी 8 मतलब क्षारकीय है। और जबकि कि जो फसल थी उसके लिए पीएच होनी चाहिए थी कम। यानी हर एक फसल के लिए एक पीएच की रेंज है कि उतने से उतने पीएच की रेंज हो। तो इसकी मिट्टी की पीएच की जो मिट्टी की पीएच है वो ज़्यादा थी। तो फिर उसने ये दिया कि देखिए भाई साहब, जो बी वाला था उसकी पीएच बिल्कुल एक्यूरेट थी उस फसल के लिए जितनी होनी चाहिए, इसलिए फसल अच्छी हुई। पर आपने अपनी मिट्टी की पीएच की जांच नहीं करवाई थी, इसलिए आप लोग ने उसने तो कुछ केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं हुई, पर आप लोगों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ डालना था जिससे इसकी पीएच कम हो जाए। तो पीएच कम करने के लिए क्या डालना था? यस, ये क्षारकीय है, इसको अम्लीय बनाना है। पीएच कम करने के लिए इसके अंदर अम्ल डालना था। तो आप लोगों ने ऐसी कोई केमिकल डालना था जो अम्लीय प्रकृति का हो। अब आपको समझाने के लिए देखिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष पीएच परास की आवश्यकता होती है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। और तो किसी की मिट्टी का पीएच कम होगा, किसी की मिट्टी का पीएच ज़्यादा होगा। अगर पीएच कम है तो अम्लीय है और पीएच ज़्यादा है तो क्षारकीय है। तो अगर अम्लीय को क्षारकीय बनाना है तो क्षारक ऐड करो अम्ल के अंदर। अगर क्षारकीय को अम्लीय बनाना है तो अम्ल ऐड करो क्षारक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच परिवर्तन के कारण दांत अक्षय। देखिए सबसे पहले तो आप अपने दांत को देखिए कितना चमका रहा है। हाँ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड देखिए, जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड चमक दिख रही है, ये जो चमक है, वाइटनेस है, ये है इनेमल। ठीक, ये इनेमल हमारे दांत की ऊपरी परत है और ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और इतना कठोर पदार्थ है कि ये जल में तो बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दांतों के ऊपर कवरिंग है, ऊपरी परत है, वो किसकी बनी होती है? इनेमल की। और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनेमल। तो ये जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल। ठीक, किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अब जो दूसरी तरफ थोड़ा सा फेड कलर दिखाया हुआ है ना दांत के अंदर, अब ये इनेमल की कवरिंग यहाँ पे टूट गई, तो है तो सबसे कठोर पदार्थ, फिर भी टूट कैसे गई? कैसे टूट गई? हाँ, इसका भी कारण है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, जो खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है, जैसे शर्करा या कुछ और, तो उनका ये निम्नीकरण कर देते हैं। और निम्नीकरण करते ही जैसे वो निम्नीकरण करते हैं तो उन खाद्य पदार्थों में से अम्ल उत्पन्न होता है। और जब अम्ल उत्पन्न होगा तो वो हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम कर देता है। जब 5.5 से कम हो गया, फिर जाके ये इनेमल नष्ट होती है, हमारे दांत सड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, यानी मुंह का जो माध्यम है अम्लीय हो जाता है। अम्ल खत्म करता है इस कठोर पदार्थ को। तो अब हमारे मुंह का जो पीएच मान है 5.6 से कम हो गया। अगर इससे कम हो जाता है तब दांत खराब होते हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ करें मुंह के अंदर कि पीएच 5.5 से कम ना हो, यानी उसका पीएच मेंटेन रहे, तो इसके लिए क्या करोगे? यस, दंत मंजन किया करो। तो दंत मंजन की प्रकृति, इसका मतलब कैसी है? क्षारकीय है, तभी तो वो पीएच इसका बढ़ा के रखेगी। तो याद रखना,
अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों की जो ऊपरी कवरिंग है इनेमल वो नष्ट हो जाती है। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, बस इतना आप लोग याद रखो, फालतू कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 10th क्लास के लिए।